हाय, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल EDU Compete पे। आज इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी का MCQ सीरीज करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसी टॉपिक पे बेस्ड MCQ सीरीज भी होंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और इस टॉपिक पे एक डिटेल्स नोट्स भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following article came into force on 26 November 1949, the day Indian Constitution was adopted? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाने के दिन लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 के दिन हमने अपना संविधान को अपनाया था। तो उस दिन से कौन कौन से आर्टिकल स्टार्ट हो गए थे हमारे। तो यहाँ जो चार ऑप्शन है इसमें से वो आर्टिकल कौन से हैं, पहले देखते हैं कि उस दिन कौन कौन से आर्टिकल्स उस दिन से स्टार्ट हुए थे। ऑन 26 नवंबर 1949 इंडिया अडॉप्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया था, एंड इनैक्टेड preamble along with some articles. Those articles are Article 5, 6, 7, 8, 9, Article 16, 324, 366, 379, 380, 388, 391, 392, 393 एंड 394। ये कुछ आर्टिकल्स और इसके साथ जो हमारी प्रस्तावना है, इन सभी को 26 नवंबर 1949 के दिन, जिस दिन हमने संविधान को अपनाया था, उसी दिन इन आर्टिकल्स और प्रस्तावना को भी अपना लिया था। उसी दिन से ये हमारी प्रस्तावना और ये आर्टिकल्स स्टार्ट हो गए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें से 388 है जो इसमें है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 388। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When did India become a complete sovereign, democratic and republic? भारत एक पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1930, 26 नवंबर 1951, 26 नवंबर 1949। इसको देखते हैं। The Constitution of India was adopted on 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, and enacted preamble along with some articles, and preamble defines India as sovereign, democratic and republic। 26 नवंबर 1949 को जब हमने संविधान को अपनाया था, तो उसके साथ साथ कुछ अनुच्छेद और प्रस्तावना को भी हमने स्टार्ट किया था। तो उसमें जो संविधान की प्रस्तावना है उसी में लिखी हुई है कि भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित करती है भारत को। तो जब हमारा प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को स्टार्ट हो गई थी, तो हम कंप्लीट सॉवरेन कब से बनेंगे, सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक? 26 नवंबर 1949 से, क्योंकि उसी दिन हमारा जो प्रस्तावना है वो स्टार्ट हो चुका था। तो हमारा कंट्री में भारत एक पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य उसी दिन से स्टार्ट बन जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एडवांटेज ऑफ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज। एडवांटेज ऑफ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एकात्मक शासन प्रणाली का लाभ क्या है? इससे पहले इस पे नोट्स देखते हैं कि क्या होता है एकात्मक शासन प्रणाली। There are two types of government on the basis of nature of relation between national government and regional government। राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार के बीच संबंधों की प्रकृति के आधार पर सरकार दो प्रकार की होती है। मीन्स हुआ कि जब जो नेशनल गवर्नमेंट हुआ, मीन्स कि सेंटर में, और जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं उनके बीच क्या रिलेशन है, किस तरीके से उनके बीच रिलेशन रहेगा, इस बेसिस पे हम गवर्नमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है फेडरल गवर्नमेंट, जिसको हिंदी में संघीय सरकार कहेंगे। दूसरा है यूनिटरी गवर्नमेंट, इसे हिंदी में एकात्मक सरकार कहते हैं। तो पहले समझते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है। फेडरल गवर्नमेंट, इन फेडरल गवर्नमेंट
पावर्स आर डिवाइडेड इनटू नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट। जो फेडरल गवर्नमेंट होता है उसमें नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट में पावर को डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। लाइक संघीय सरकार में शक्तियों को राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार में विभाजित किया जाता है। संघीय सरकार फेडरल गवर्नमेंट में जो भी पावर होगा हमारा, चाहे वो उसको डिवाइड कर देंगे हम नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट में, यानी कि राज्य में और देश में दोनों में पावर का बंटवारा हो जाता है। इन फेडरल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट इज नोन एज फेडरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम में जो नेशनल गवर्नमेंट होता है, जो कि देश का जो सरकार होगा, उसे हम क्या क्या कह सकते हैं? फेडरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। और रीजनल गवर्नमेंट जो होते हैं लाइक स्टेट, उसको हम क्या कह सकते हैं? स्टेट गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। संघीय सरकार में राष्ट्रीय सरकार को संघीय सरकार या केंद्र सरकार के रूप में जाना जाता है। क्या क्या कहेंगे उनको? संघीय सरकार या केंद्र सरकार। और जो क्षेत्रीय सरकार है उसको क्या कहते हैं? राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार। The federal form of government provides the feature of dual citizenship to the people of country. Generally federal form of government जो होता है उसमें dual citizenship जो है वो लोगों को dual citizenship मिलती है। Like in USA में dual citizenship है, लेकिन इंडिया में नहीं है dual citizenship, जबकि इंडिया फेडरल गवर्नमेंट में आता है। ये मैं आगे बताऊंगी कि ऐसा क्यों नहीं है। सरकार का संघीय स्वरूप देश के लोगों को दोहरी नागरिकता की सुविधा प्रदान करती है। ये हो गया फेडरल गवर्नमेंट। अब देखते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है। यूनिटरी गवर्नमेंट, इन यूनिटरी गवर्नमेंट ऑल द पावर्स आर वेस्टेड इन यूनियन गवर्नमेंट। जो यूनिटरी गवर्नमेंट होता है उसमें क्या है, जो जितने भी पावर होते हैं वो किसके पास होते हैं? यूनियन गवर्नमेंट के पास। मीन्स एकात्मक सरकार में सभी शक्तियां संघ सरकार में निहित होती हैं। मीन्स जो यूनिटरी गवर्नमेंट होगा या एकात्मक सरकार होगा उसमें जो भी पावर्स होंगे, जो भी अधिकार होंगे, वो सभी किसके पास होंगे? केंद्र सरकार के पास। अब देखते हैं, एक होता है क्वासी फेडरल। ये इंडिया में क्वासी फेडरल है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ना तो यूनिटरी गवर्नमेंट है ना ही कंप्लीट फेडरल नहीं है। यहाँ पे यूनिटरी तो नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट है इंडिया में, पर वो कंप्लीट फेडरल नहीं है, इसलिए उसे क्वासी फेडरल कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि इंडिया में किस टाइप का गवर्नमेंट है तो हम क्या कहेंगे? क्वासी फेडरल। देखते हैं क्वासी फेडरल क्यों है इंडियन गवर्नमेंट। Indian Constitution contains both features of Federal Constitution and Unitary Constitutions. जो इंडिया का जो हमारा जो संविधान है उसमें फेडरल के भी फीचर्स हैं और यूनिटरी के भी फीचर्स हैं, दोनों के फीचर्स मिक्स हैं। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है? क्वासी फेडरल। Because in federal government there is a complete separation of power between central and state. क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट में तो कंप्लीट सेपरेशन होता है ना, 100% सेपरेशन होता है पावर किसमें? स्टेट और सेंटर में। सेंटर कैन नॉट इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ स्टेट एंड वाइस वर्सा। सेंटर स्टेट के मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता है और स्टेट सेंटर के मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। बट इन इंडिया में सेंटर कैन इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ स्टेट अंडर फ्यू सर्कमस्टांसेस। पर कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें इंडिया स्टेट के मैटर में इंटरफेयर कर सकता है, इसीलिए इंडिया में कंप्लीट फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, वहां इंडिया में क्या है? क्वासी फेडरल। अर्ध संघीय, भारतीय संविधान में संघीय संविधान और एकात्मक संविधान दोनों की विशेषताएं हैं, इसीलिए भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा जाता है। क्योंकि संघीय सरकार में केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का पूर्ण पृथक्करण होता है और केंद्र राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और इसके विपरीत नहीं कर सकता है और ना ही राज्य केंद्र के मामले में कर सकता है। लेकिन भारत में कुछ परिस्थितियों में राज्य के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिटरी गवर्नमेंट, क्वासी फेडरल, फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, ये सब आपने देख लिया। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। द एडवांटेज ऑफ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज, एकात्मक शासन प्रणाली का लाभ क्या है। अब तो हमने देखा कि व्हाट इज यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है? सारे पावर स्टेट्स के पास होते हैं। इसके एडवांटेज क्या हो जाएंगे कि इस सिस्टम में जो स्टेट होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो हमारा क्या होगा आंसर? स्ट्रांग स्टेट। क्या होगा? मजबूत राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसमें से कौन सा है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स नहीं है, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पे पार्लियामेंट्स है, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यहाँ की न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या इंडिया में प्रेसिडेंशियल फॉर्म है? नहीं है, यहाँ पे राष्ट्रपति का सरकार नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का राष्ट्रपति रूप। India has parliamentary form of government with federal system of governance and has a feature of independent judiciary. इंडिया में क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल सिस्टम भी है इंडिया में, और क्या है? इसके एक फीचर है जो कि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है इंडिया में। ठीक है, यूएसए, हाँ, अगर फेडरल ये जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पे है? यूएसए में। यूएसए हैज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार का राष्ट्रपति रूप है। भारत में शासन का संघीय प्रणाली के साथ सरकार का सांसदीय स्वरूप है, और इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका की भी विशेषताएं हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉर्म कंपोजिट इंडिया हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान में किस रूप में समग्र भारत का वर्णन किया गया है? यूनियन ऑफ स्टेट, सेमी फेडरल, फेडरेशन ऑफ स्टेट एंड टेरिटरीज, पार्शियली यूनिटरी एंड पार्शियली फेडरल। तो इंडिया को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? जब हम आर्टिकल फर्स्ट पढ़ते हैं ना, तो उसमें दिया हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया को क्या डिस्क्राइब किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में? अ यूनियन ऑफ स्टेट। यहां देखिए, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या हो जाएगा? एक संघ राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट इन विच ऑल पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ। जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें सारे पावर्स किसके हाथ में होते हैं? सरकार का एकात्मक रूप वह है जिसमें सभी शक्तियां डैश के हाथों में केंद्रित होती है। किनके हाथों में केंद्रित होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स केंद्रीय सरकार। क्वेश्चन नंबर 7, बाइकैमरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? जो बाइकैमरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो किस टाइप के गवर्नमेंट का फीचर्स है? सरकार का द्विसंसदीय स्वरूप निम्नलिखित में से किस सरकार की विशेषता है? क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंशियल सिस्टम, फेडरल सिस्टम, पार्लियामेंट्री और यूनिटरी। ये क्या हो जाएगा? फेडरल सिस्टम। किसका होता है? संघीय सरकार। द डिवीजन ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी आर टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ। डिवीजन ऑफ पावर और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, ये जो है इंपॉर्टेंट फीचर्स किसके हैं? आंसर क्या हो जाएगा? फेडरल कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट। ये मैंने आपको पहले ही इसके नोट्स में मैंने बता दिया सब कुछ। ठीक है, किसके हो जाएंगे? सत्ता का विभाजन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? सरकार का संघीय सरकार की विशेषताएं हैं। द सीरियस फॉल्ट इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज। सरकार के संघीय स्वरूप की गंभीर दोष क्या है? जो फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसका सबसे एक बड़ी ड्रॉबैक क्या है? ऐसा कौन सा ड्रॉबैक है जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हो सकता है? आंसर क्या हो जाएगा? द थ्रेट ऑफ सेपरेशन, अलगाव का खतरा। द थ्रेट ऑफ सेपरेशन, क्योंकि पावर तो दोनों में पार्शियली डिवाइडेड है, सेंटर भी अलग और स्टेट भी। अगर कल कोई स्टेट कहता है कि मुझे सेंटर के साथ नहीं रहना, मुझे अलग रहना है, वो अलग रह सकते हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ये एक ड्रॉबैक है, द थ्रेट टू सेपरेशन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फीचर ऑफ डुअल सिटीजनशिप? ये मैंने पहले ही बता दिया है किस चीज में डुअल सिटीजनशिप किसके फीचर्स हैं? फेडरल गवर्नमेंट के। निम्नलिखित में से किसमें दोहरी नागरिकता की विशेषता है? संघीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एज यूनिटरी एंड फेडरल? ये मैंने पहले ही बता दिया था कि मतलब किस बेसिस पे ये किया जाता है हमारा यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट को किस बेसिस पे डिवाइड किया गया था? तो रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट।
सेंटर और स्टेट के बीच में कैसा रिलेशन रहेगा, उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को डिवाइड करते हैं यूनिटरी और फेडरल में। सरकारों के एकात्मक और संघीय के रूप में वर्गीकरण का आधार क्या है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, पीछे बता दिया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल। भारतीय संविधान क्या है, अर्धसंघीय। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एंजॉयज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां पे है, यूएसए में। निम्नलिखित में से किस देश में सरकार का संघीय स्वरूप है, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ फेडरल गवर्नमेंट स्टेट एंजॉयज, जो फेडरल गवर्नमेंट होता है उसमें स्टेट के पास क्या पावर होती है, ओरिजिनल पावर, पावर delegated by the center, power given by the people, power given by the constitution। एक संघीय सरकार के राज्यों में क्या होता है, जनता द्वारा दी गई शक्ति, संविधान द्वारा दी गई शक्ति, केंद्र द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियां और मूल शक्तियां। क्या होता है, पावर कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन, पावर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज द गाइडिंग डॉक्यूमेंट विच कन्फर्स पावर टू स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इन फेडरल गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, फेडरल गवर्नमेंट में। संविधान मार्गदर्शक दस्तावेज है जो संघीय सरकार में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया वाज पुट फॉरवर्डेड बाय द एक्ट ऑफ 1909, एक्ट ऑफ 1935, एक्ट ऑफ 1919, एक्ट ऑफ 1947। भारत के संघीय ढांचे को सबसे पहले किसके द्वारा आगे बढ़ाया गया था, क्या हो जाएगा, एक्ट ऑफ 1935। देखते हैं। द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्डेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, इसकी सबसे पहले इस स्ट्रक्चर के बारे में किस एक्ट में कहा गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। द एक्ट जो है वो पावर को सेंटर और स्टेट के बीच में 3 लिस्ट में डिवाइड कर दिया था। एक था, पहला लिस्ट क्या था, फेडरल लिस्ट, प्रोविजनल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इसी को हम स्टेट प्रोविंशियल लिस्ट को ही क्या कहते हैं, स्टेट लिस्ट। ठीक है, इसी 3 लिस्ट में डिवाइड किया था। और एक और लिस्ट था जिसको बोलते थे रेजिडुअरी पावर, वो वायसराय के पास था। ठीक है, पहले देखते हैं। भारत के संघीय ढांचे का सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम 1935 में आगे रखा गया था। इस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच शक्ति को 3 सूचियों में, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची के रूप में विभाजित किया था। देखिए, यूनियन लिस्ट क्या होता है, इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस एंड करेंसी। जो यूनियन लिस्ट होता है वो क्या करता है, जो नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड जो होगा, देश के लिए जो जरूरी चीजें हैं उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे उसको यूनियन लिस्ट में रखा गया है। लाइक डिफेंस हुआ, बैंकिंग हुआ, कम्युनिकेशंस, करेंसीज, इन सबको यूनियन लिस्ट में रखा है। दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड ए यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑफ दिस मैटर्स। इसको इस लिस्ट में इसलिए रखा गया है क्योंकि इन सब चीजों पे एक यूनिफॉर्म रूल होना चाहिए, एक पॉलिसी होनी चाहिए जो कि पूरे देश में उस पॉलिसी को हम अप्लाई कर सकें। इसलिए इस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को हमने किस में रखा है, यूनियन लिस्ट में। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट मेंशन्ड हैं उन सब पे यूनियन गवर्नमेंट अकेले ही कोई भी कानून बना सकता है। ठीक है, देखते हैं स्टेट लिस्ट। State list contains subjects of state and local importance such as police, trade, commerce, agriculture and irrigation। अब state list में वो सब important सब्जेक्ट्स हैं जो कि स्टेट से रिलेटेड होते हैं। लाइक एग्रीकल्चर हुआ, इरिगेशन हुआ, ये स्टेट बाइज स्टेट डिपेंड करता है कि हर एक स्टेट का एक जैसा
नहीं हो सकता। हर एक स्टेट में एक जैसा एग्रीकल्चर रूल नहीं लग सकता, हर एक स्टेट में एक जैसा इरिगेशन वर्क नहीं हो सकता, वहां की पुलिस एक जैसी नहीं हो सकती। तो कुछ चीजें, वहां का ट्रेड है, कॉमर्स है, ये सब चीजें स्टेट बाय स्टेट डिपेंड करता है। तो इसीलिए इन सब्जेक्ट्स को हमने हमारे संविधान में स्टेट लिस्ट में रखा गया है, ताकि ये स्टेट अपने अकॉर्डिंग उसके वहां पे रूल बना सके। The state government alone can make laws related to the subjects mentioned in the state list. तो जो सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट में मेंशन किया गया है उसमें स्टेट गवर्नमेंट अकेले ही कानून बना सकती है। होता है तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज एंड एडॉप्शन। जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसपे स्टेट और यूनियन इन दोनों से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, उस पे इन दोनों को मिलके लॉ बनाने पड़ते हैं। लाइक जैसे कि एजुकेशन हुआ, फॉरेस्ट से रिलेटेड है, ट्रेड यूनियंस है, मैरिज, एडॉप्शन, इन सब से रिलेटेड जो लॉज बनेंगे वो क्या करेंगे, स्टेट और सेंटर दोनों मिलके बनाएंगे। बोथ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन दिस लिस्ट। दोनों मिलके इस लिस्ट में जो मेंशन सब्जेक्ट है उस पर रूल बनाएंगे, ठीक है। एंड इफ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट, अगर उन दोनों के लॉज जैसे कि स्टेट और सेंटर दोनों मिलके बनाएंगे, और लेकिन अगर स्टेट और सेंटर के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा कि स्टेट कुछ और कहेगा और सेंटर कुछ और कहेगा, तो ऐसे कंडीशन में यूनियन गवर्नमेंट जो रूल बनाएंगे उसको लागू की जाएगी। इसको हिंदी में देखते हैं। हिंदी में संघ सूची। इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे रक्षा, बैंकिंग, संचार और मुद्रा शामिल हैं। वे इस सूची में शामिल हैं क्योंकि हमें इन मामलों पर एक समान नीति की आवश्यकता है। संघ सूची में उल्लिखित विषयों से संबंधित कानून केवल केंद्र सरकार ही बना सकती है, ठीक है। राज्य सूची। इसमें राज्य और स्थानीय महत्व के विषय जैसे पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई शामिल हैं। राज्य सूची में उल्लिखित विषयों से संबंधित कानून अकेले राज्य सरकार ही बना सकती है। समवर्ती सूची। इसमें शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, विवाह और गोद लेने जैसे संघ और राज्य सरकार दोनों के समान हित के विषय शामिल हैं, ठीक है। इस सूची में उल्लिखित विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। यदि उनके कानून एक दूसरे से टकराते हैं तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा, ठीक है। समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक्स को कवर करूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो, share the video and don't forget to subscribe the channel. Press the bell icon to get the latest notification. Thank you, take care and have a nice day.